नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे राज्य के जो किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल फलन की अवस्था पर है और इसी समय फसल में कुछ रोग और कीटों का प्रकोप होता है जो बहुत ही कम समय में फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण टमाटर के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, आप टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। हाँ साहब, मेरा नाम श्यामलाल है। मैंने इनकी फसल करी है, टमाटर की फसल करी है। इसमें कीट काट आ जाए तो उसका बचाव मैं कैसे कर सकूं, बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे किसान भाई श्यामलाल जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमारे कौन कौन से कीट आ सकते हैं और हम उनका बचाव कैसे करें, तो मैं श्यामलाल जी को बताना चाहूँगा। इसमें एक सफ़ेद मक्खी जो एक रस चूसक कीट है, उसके आने की बहुत संभावना है। ये जो सफ़ेद मक्खी है, ये रस चूसक कीट है। ये जो पौधे की कोमल पत्तियाँ और टहनियाँ होती है, वहाँ से रस को चूसती है और पौधे को थोड़ा हल्का कर देती है, जिसके कारण पौधा आगे बढ़ नहीं पाता है और वो थोड़ा सा झाड़ीनुमा हो जाता है। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी कीट के द्वारा पर्ण कुंचन रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है और धीरे धीरे संपूर्ण खेत में ये रोग फैल जाता है। ऐसी रोगग्रस्त फसल से किसानों को बहुत ही कम उपज मिल पाती है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये रस चूसता तो है ही, लेकिन उससे भी ये खतरनाक है कि ये वायरस को फैलाता है। जब इस पौधे में वायरस फैल जाता है तो इसकी जो पत्तियां है वो पीली पड़ जाती है, वो सिकुड़ जाती है, थोड़ी सी क्रिंकल हो जाती है और पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हम जो डाइफेंथुरोन 50 WP आता है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, या इमिडाक्लोप्राइड 17.8 SL 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से अपन पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं और इस कीट के प्रभाव से हम बच सकते हैं। किसान भाइयों, इन दवाओं को छिड़काव के साथ ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें, ताकि आगे ये रोग टमाटर की फसल में नहीं फैल पाए। अगर आप इन सभी को करते हैं तो इस रोग से टमाटर की फसल को खराब होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो फल आता है ना टमाटर का, वो फिर बाद में गलने लग जाता है, तो ये उपाय बताओ साहब। जैसा कि हमारे किसान श्यामलाल जी ने पूछा कि जब इनके फल बनना स्टार्ट हो जाता है तो इनका फल गलने लग जाता है, मैं श्यामलाल जी को बताना चाहूँगा कि ये एक कीट आता है जिसको हम फल छेदक कीट कहते हैं। जब अपना फ्लावरिंग या जो पुष्प आने लग जाते हैं पौधे में, तब से इस कीट का अटैक होने लग जाता है, इसका आक्रमण होने लग जाता है। इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें ये पत्तियों को खाता है और जैसे फिर फल बनने लग जाता है तो ये फल में छेद करके उसको खाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी टमाटर की फसल में भारी क्षति होती है और किसान को सीधे सीधे घाटे का सौदा साबित करती है। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट फलों के अंदर घुसकर गूदे को खाता रहता है, जिससे फल काणे हो जाते हैं, जो कि फल किसी काम के नहीं रहते। ऐसे फलों का मंडी में भी किसानों को कोई बाजार भाव नहीं मिल पाता और इस कीट के अधिक आक्रमण के कारण कभी कभी तो किसानों को टमाटर की फसल में लगाई गई लागत भी निकालना मुश्किल हो जाती है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कीट के नियंत्रण के लिए समय रहते उचित कदम उठाएं, ताकि इस होने वाली हानि से आप बच सकें और टमाटर का गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन मिल सके। मैं इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए बताना चाहूँगा कि जो हमारा जैव आधारित कीटनाशी है NPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, उसका 112 LE प्रति बीघा के हिसाब से शाम के समय इसका छिड़काव करें और जो BT है, जो एक बैक्टीरिया है, उसका 300 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से इसका छिड़काव करें। ध्यान रहे किसान भाई, इन दोनों जैव आधारित कीटनाशकों का हमेशा उपयोग शाम के समय इसका छिड़काव करें, इसका दोपहर में या धूप के समय कभी नहीं करें। इसके अतिरिक्त हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि स्पाइनोसेड 45 SC 0.3 ml पर लीटर
प्रदेश के बहुत से किसान भेड़ बकरियों का पालन कर रहे हैं और अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं, परंतु ये लाभ कभी कभी घातक बीमारियों के कारण घाटे में चला जाता है, जिसमें एक प्रमुख बीमारी है फड़किया। यदि समय रहते इस रोग का नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे किसानों को भारी हानि उठानी पड़ सकती है। तो इस रोग से किसान अपनी भेड़ बकरियों को कैसे बचाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर AK वर्मा। भेड़ एवं बकरियों में जो फड़किया बीमारी की समस्या होती है, इसके बारे में जानेंगे कैसे इस बीमारी में लक्षण क्या होते हैं और इस बीमारी से हम अपने पशुओं को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई भेड़ों का पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन ये लाभ कभी कभी रोगों के चलते घाटे का शिकार हो जाता है। रोगों में बात करें फड़किया की, तो इससे प्रभावित भेड़ें झुंड में मर जाती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये रोग किन किन कारणों से होता है। सर्वप्रथम ये बीमारी एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिंस टाइप C एवं D के द्वारा पैदा किया जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, नॉर्मली ये जीवाणु भेड़ एवं बकरी के पेट में रहता है, लेकिन जिस समय उस पशु को अगर ज़्यादा प्रोटीन वाला या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला हम राशन दे देते हैं या ज़्यादा ग्रीन कोई भी हरा चारा हम दे देते हैं, उस कंडीशन में उसके अंदर जो ये जीवाणु पाया जाता है, इसकी संख्या अचानक बढ़ जाती है और उसकी वजह से ये पेट में काफ़ी मात्रा में छोटी एवं बड़ी आंत्र में बहुत सारे पॉइजन्स को रिलीज़ करता है। उसकी वजह से पशु के शरीर के कई अंग प्रभावित होते हैं और ऐसी कंडीशन में अगर समय से इलाज नहीं करवाया गया तो पशु की मृत्यु निश्चित होती है। इस वजह से कभी भी अगर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं पशुओं में तो उसका हमें समय रहते ही इलाज करवाना आवश्यक होता है। अब किस तरह से इसके लक्षण होते हैं जब पशुओं में इस तरह की समस्या आती है, तो आप देखेंगे कि आपको अगर कभी ऐसा लगा कि पशु ने ज़्यादा मात्रा में अनाज को खा लिया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि 10 से 12 घंटे के बाद इस तरह के लक्षण होंगे कि पशु एक साइड में लेट जाता है, अपने पैरों को आगे पीछे करता है और अपने जो पैर हैं पिछले पैर उनको अपने पेट पर मारता है। इसकी वजह से उसे दर्द होता है, इसलिए ऐसे लक्षण पशु शो करता है। तो अगर कभी भी किसी भेड़ और बकरी में इस तरह की समस्याएं आती हैं तो तुरंत इसका इलाज करवाना चाहिए। इसके इलाज के लिए क्या है, जो ये जीवाणु होता है इसी के द्वारा एक एंटी सीरा तैयार किया जाता है, जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं जो पशुओं को पिलाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स या लिक्विड थेरेपी दी जाती है, जिसमें पशुओं को नॉर्मल सैलाइन है वो दिया जाता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है और जल्दी से जो भी अंगों को ये प्रभावित करता है वो जल्दी से सही हो जाते हैं। किसान भाइयों, आपके भेड़ों में फड़किया रोग ना हो, इसके लिए आपको समय रहते उचित उपायों को अपनाना होगा, जिसमें रोग से बचाव के लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है टीकाकरण। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भेड़ों को दवा पशु चिकित्सक की सलाह पर ही दें। अगर भेड़ पालक इन सभी पहलुओं पर ध्यान दे तो आपकी भेड़ें रोगों से बच जाएंगी और आपका ये व्यवसाय लाभकारी बना रहेगा। इस बीमारी से बचाने के लिए किसान भाइयों को एक विशेष ध्यान देने की ये आवश्यकता होती है, जिस समय सीजन में परिवर्तन हो रहा होता है, तापमान में परिवर्तन हो रहा होता है, उस समय पशुओं को जो हम आहार में बदलाव करते हैं या हरा चारा खिलाते हैं उसको हमें ध्यान में रखना होता है कि अचानक हमें उनके अनाज की जो मात्रा है वो नहीं बढ़ानी चाहिए या अचानक ज़्यादा मात्रा में वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाते हैं और उसकी वजह से हमारे पशु सुरक्षित रहते हैं। आइए जानते हैं। किसान भाइयों राम राम। देखिए, आज हम जो इस समय हमारे देश में, पूरे देश में महामारी वायरस जो कोरोना वायरस के रूप में फैल रहा है, कोविड-19 और कोरोना वायरस, पता नहीं कितने कितने नामों से लोग इसको पुकार रहे हैं। हर एक कार्य के लिए कि अगर आपको कटाई करनी है तो प्रत्येक जो कटाई करने वाला मजदूर है या आपके परिवार के स्वयं के लोग भी यदि हैं, मास्क पहने,
हर आधे 1 घंटे के अंदर अपने हाथों को साबुन से आप बार बार धोइए। साथ ही साथ कम से कम 2 गज की दूरी, 6 से 7 फुट तक का जो आपका एरिया आता है, उस एरिया को छोड़ करके कटाई के लिए किसान भाई लगें, ताकि वो ये जो वायरस है इसका आपका इन्फेक्शन अगर यदि किसी एक में है तो दूसरे तक नहीं पहुँचे। साथ ही साथ अब भी इसका चूँकि प्रकोप कम तो नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर यदि आप लोग इससे सावधानी नहीं बरतेंगे, 2 गज की दूरी अगर नहीं बना करके रखेंगे तो मान करके चलिए कभी भी घर में दस्तक दे सकता है। आप बाहर अगर जा रहे हैं तो मास्क आपको लगाना अति आवश्यक है। खेत में कार्य करते वक्त किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो साबुन से हाथ जरूर धोते रहें। इसके अतिरिक्त खेत में खाद या फिर कीटनाशक के अलावा अगर बोरी आदि में कुछ आवश्यक सामग्री ले जा रहे हों तो उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। तो वहीं खेत पर कोई अनजान श्रमिक आ जाए तो फिर उसे खेत पर आने से रोकें ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। देखिए, जिन किसान भाइयों के पास में विशेषकर अगर सामान्य फसलों के अलावा हम सब्जियों वगैरह की बात करते हैं, सब्जियों के अंदर जब तक आपको बाहर से मजदूर नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से एक विशेष गुजारिश है कि बाहर से आए हुए मजदूर जो कि अगर क्वारंटाइन रह करके और सेफ नहीं हुए हैं तब तक कृपया करके उनको अपने यहाँ खेतों पर आप ना बुलाएं। और यदि किसी कारणवश मान लीजिए कोई आ भी जाता है तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसका प्रॉपर ध्यान रखिए। जिस समय भी आप बुआई करें आप हाथों को पुनः बार बार हाथों को साबुन से रगड़ करके 10 से 20 सेकंड कम से कम लगातार धोएं। तत्पश्चात हर आधे घंटे 2 घंटे के अंदर आप हाथ को वापस से धुलवाएं। किसी भी प्रकार का कार्य करते समय अपने आँख, नाक और मुंह तक अगर हाथ को लेकर के जाता है कोई मजदूर तो उसको मेहरबानी करके कह दें कि आप भैया आप रहने दीजिए, आप बाहर ही रहिए। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से हाथों के माध्यम से हमारे शरीर में ये वायरस अगर प्रवेश कर गया तो वो निश्चित रूप से घातक सभी के लिए साबित हो सकता है। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने, काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। साथ ही हो सके तो मशीन एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धो लें। खेत में फसल काटते, खाना खाते समय एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। खाने पीने के बर्तन अलग रखें और हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। नियमित रूप से साबुन या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से हाथों को धोते रहें। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग कर लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दूसरे लोगों से भी उचित दूरी बनाए रखें। काम होने पर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। फसलों की चाहे आप बिजाई करें, चाहे जुताई का कार्य करें, चाहे उसमें आप फर्टिलाइजर डलवा रहे हैं, सभी की एक निश्चित दूरी बना करके 6 फुट या 2 गज की जो दूरी है उसको मेंटेन करें। साबुन से हाथ धुलवाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क पहन के रखें। हो सके तो सिर को भी किसी कपड़े से बांध करके कार्य करें, क्योंकि कोरोना की मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल करते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए सिंचाई एवं पौध संरक्षण रसायनों का छिड़काव मौसम के खुले होने के बाद ही करें। खरीफ की फसल में सफेद लट का प्रकोप हो सकता है। अगर आपके खेतों में सफेद लट का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 300 मिलीलीटर दवा
प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में भुरकाव कर दें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटमैले रंग के गहरे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। अगर ऐसा प्रकोप आपकी फसल पर दिख रहा हो तो इसकी रोकथाम के लिए बेबेस्टीन आधा ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। इस समय ग्वार की फसल में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए थाइमेथोक्सैम 25 WG 0.3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बाजरा की फसल में इस समय फड़का कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए क्यूनालफास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। पपीते की पौध रोपाई के लिए अच्छा समय चल रहा है, इसलिए खोदे गए गड्ढों में 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिलाकर अच्छी किस्म के पौधों की रोपाई करें। अपने पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव करें। उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें तथा बिछावन को सूखे रखने के लिए चूने का प्रयोग करें। रोगों से बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण समय से कराएं। पशु के नाक से पानी आना, बुखार आना इत्यादि लक्षण दिखाई देने पर अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया, इस समय अगर आप अपने खेत में जा रहे होंगे तो मुख्य रूप से आपको धान के तना बेधक का प्रकोप दिखाई देगा, या तना बेधक के कीट भी दिखाई देंगे, उनके अंडे भी दिखाई देंगे, उनके मृत गोप भी दिखाई देंगे। तो मुख्य रूप से धान के पीला तना बेधक का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अब इसका प्रकोप बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। अगर आप अपने खेत में जाइए तो पौधे को देखिए, पौधे पर हल्के पीले रंग का लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा पतंगा आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। तो अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो आप काफी दूर से पता कर सकते हैं कि आपके पौधे पर कोई पतंगा बैठा है नहीं बैठा है। अगर पतंगा नहीं भी दिखाई दे रहा है तो पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें अंडे दिखाई देंगे। ये कीट जो है लगभग 100 से लेकर के 150 तक अंडे दे करके पत्तियों के ऊपरी सतह पर अंडे देता है उसकी टिप के पास, और उसको हल्के रंग के रोए से ढक देता है। तो अगर आपको हल्के रोए से ढके हुए कोई चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो धान के पीला तना बेधक का पतंगा है। इस अंडे से सूढ़ी 4-5 दिन के बाद निकलती है, और वो सूढ़ी पहले तो पत्ती के जो कोमल हिस्से होते हैं थोड़ा सा उसका क्लोरोफिल स्क्रैप करके खाती है। बाद में वो सूढ़ी पौधे के अंदर घुस करके और जो उसकी गोब है उसको काट देती है, इसलिए बीच वाली गोब मर जाती है। इसको हम मृत गोब कहते हैं। किसान भाइयों, इस कीट की वैसे तो कई प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से पीला तना छेदक कीट धान की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप धान की प्रारंभिक अवस्था से लेकर दाना बनने की अवस्था तक होता है। इसकी सुंडियां रेंग कर पौधे के निचले भाग तक पहुंच जाती हैं तथा तने को भेद कर अंदर ही अंदर इसे खोखला कर देती हैं, जिसके कारण तना भूरेपन में बदलकर सूख जाता है और खींचने पर आसानी से बाहर आ जाता है। किसान भाई हमेशा इस कीट से चौकन्ने रहने चाहिए, चौकस रहने चाहिए। और जब कभी भी इनकी संख्या ज्यादा दिखाई दे, यानी आपको प्रति वर्ग मीटर स्थान में लगभग एक पतंगा दिखाई दे, मादा पतंगे की पहचान ये है कि उसके पंख पर एक काला धब्बा होता है, छोटा, दोनों पंखों पर एक एक काला धब्बा होगा, जिससे आप मादों को पहचान पाएंगे। तो अगर आपको मादा पतंगा दिखाई दे रहा है प्रति वर्ग मीटर स्थान में लगभग 1 औसतन, तब आप दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए 2 प्रकार की दवाएं बाजार में मिलती है। एक तो दवा वो होती है जो आपको खाद की तरह दानेदार चूर्ण के रूप में आती है। दानेदार चूर्ण का प्रयोग आप फसल की रोपाई से लेकर के और 50 दिन तक अंदर कर सकते हैं। अगर आपकी फसल
50 दिन पुरानी हो गई है, तब उसमें दानेदार चूर्ण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दानेदार चूर्ण का प्रयोग केवल 50 दिन के अंदर ही करें। अगर उसके बाद अगर आपके खेत में पतंगे दिखाई दे रहे हैं या 5% से अधिक पौधों की गोह मर रही है या पौधे के ऊपर अंडे दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं तीनों रसायनों के पानी में घोल करके छिड़कने वाले फॉर्मुलेशन भी बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5% SC, ये तरल पदार्थ है। इसको आप पानी में घोल करके और पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं। तो इसकी 150 मिलीलीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल करके और पूरे खेत में 1 हेक्टेयर में अच्छी प्रकार छिड़काव कर दीजिए। तो दवा पौधे के पत्तियों से होकर के पौधे के तने में पहुंच जाएगी। अगर कीड़ा उसके अंदर होगा तो उसको मार देगी। दूसरी दवा आपको हमने बताई थी कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का भी पाउडर आता है, 50% पाउडर, और ये पाउडर लगभग 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है। तो 1 किलोग्राम पाउडर लेकर के उसको 500 लीटर पानी में घोल करके अगर आप अपने खेत में छिड़काव कर देते हैं तो भी इस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। जो तीसरी दवा जो हमने आपको बताई थी उसका नाम है फिप्रोनिल 5AC। लेकिन जब आप फिप्रोनिल 5AC लेंगे तब आपको 1 लीटर दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 1 लीटर दवा को 500 लीटर पानी में अगर आप खेत में छिड़काव कर दें तो आपके खेत में तना भेदक, पीला तना भेदक का नियंत्रण हो जाएगा। तो 3 हमने आपको दवाई बताई और तीनों दवाओं के 2-2 फॉर्मुलेशन बताए। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार